अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी खूबसूरत कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको आप अंजाम तक सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपको बताती चलूं कि हमारे ये 2 चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, ये जुमला लड़कियों के लिए छोटा मोटा हार्ट अटैक का बायस होता है, मगर जब मेरी वालिदा ने मुझे आकर ये कहा तो मेरे हाथ पांव गोया सुन होने लगे थे। दिल की धड़कनें एक पल को बिल्कुल रुक चुकी थीं। रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे रिश्ते की नहीं बल्कि मौत का ऐलान कर दिया हो। मैं उस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आई, कमरे में ही खाना खा रही थी जब मेरी माँ पानी का ग्लास लेकर मेरे पास आई और मुझे ये खबर सुनाई। मैं बहुत घबरा चुकी थी। बजाय शर्माने के मुझ पर तो गोया सख्ता तारी हो चुका था। सांस लेने तक में मुझे दुश्वारी महसूस होने लगी थी, जैसे मेरे सारे राज अभी के अभी खुलकर सामने आ जाएंगे। मैंने अगले ही पल अपनी माँ के हाथ से पानी का ग्लास लिया और पानी पीने लगी। पानी मेरे मुंह से जाने के बजाय मेरे कपड़ों तक को भिगो चुका था। मेरी हालत देखकर मेरी माँ मुझे डांटने लगी कि क्या हो गया है तुम्हें मरियम? मैंने कोई अनोखी बात तो नहीं कर दी? रिश्ता तो हर लड़की का आता है, तुम्हारा भी आ गया। इस तरह घबराहट की मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे, मगर मैंने अपनी माँ से साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। मैं पढ़ रही हूँ, जो भी रिश्ता आया है आप उसे मना कर दें। मैं तो उनसे नजरें मिलाने में भी कतरा रही थी। कहने लगी कि क्यों मना कर दूं? कितने ही रिश्तों को तुम्हारे इसी इनकार की वजह से मना कर चुकी हूं, मगर अब मजीद नहीं। उन रिश्तों में तो चलो नुक्स थे, मेरा भी दिल मुतमईन नहीं था, मगर ये रिश्ता तो बहुत अच्छा है। लड़का खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता है, अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा है, ना कोई नंद है और ना ही कोई देवर देवरानी जेठानी का शोर शराबा। तुम बहुत खुश रहोगी। इकलौते बेटे की बीवी तो वैसे भी ससुराल में राज करती है, राज। मगर मैं अपनी माँ की बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर चुकी थी। जानती थी कि मेरी माँ अपनी ही मनवाएगी। मैंने उनकी बहुत मिन्नतें की कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन एक रोज़ वो गुस्से से मुझसे पूछ ही बैठी कि आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या यूनिवर्सिटी में किसी को पसंद करती हो? अम्मी के अल्फाज ने तो गोया मेरे कानों से धुआं निकाला था। मैं अगले पल नफ़ी में सर हिलाकर उनसे कह बैठी कि नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। उसी के साथ ही मेरी आंखों में आंसू भी रवां हो चुके थे। मैं अम्मी से कहने लगी कि अम्मी, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। शादी हो गई तो ना ही मैं आगे पढ़ाई कर पाऊंगी और ना ही अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरी अम्मी हंसती थी। कहने लगी कि तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने की या कुछ बनने की क्या ज़रूरत है? ना तो यहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की कमी है, ना ही तुम्हारे होने वाले ससुराल में तुम्हें किसी भी चीज़ की तरह की परेशानी होगी। खैर से पैसों की रेल पेल है, बिला वजह ही बहाने मत बनाओ। अगले ही हफ्ते तुम्हारे अब्बा सऊदीया से वापस आ रहे हैं और हम तुम्हारी मंगनी कर देंगे। यहाँ पर भी मेरे माँ बाप ने अपनी ही मनवाई थी। जैसे ही मेरे अब्बा सऊदीया से वापस आए तो दोनों खानदानों में रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ी। वो मेरी अम्मी के दौर के रिश्तेदार थे। मेरी सास ने मेरे हाथ में अंगूठी पहनाई थी और फिर अगले ही माह में शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई। जब मैंने अपनी सास ससुर का इखलाक देखा तो एक पल को मैं मुतमईन हुई थी। वो अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर आए, जिसका नाम अमजद था। देखने में काफ़ी खुश इखलाक मगर
खामोश तबीयत का लगता था। बहुत कम बोलता, मगर जब बोलता तो मुख्तसर मगर लाजवाब कर देने वाली बात किया करता। लेकिन मुझे इस सब से कोई सरोकार नहीं था। मैं कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। एक अजीब सा खौफ था जो मुझे अपने गिरफ्त में लिया हुआ था। मुझे सिर्फ और सिर्फ डर था तो अपनी सुहाग रात का। अगर मेरा राज खुल जाता तो क्या होता? मेरे शौहर की नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाती? कहीं वो गुस्से में आकर मुझे तलाक दे देता तो ये कहानी तो खुलकर सबके सामने आ जाती। इस तरह के वसवसों ने मुझे एक मर्तबा फिर डिप्रेशन का शिकार करना शुरू कर दिया था। दिन तो गोया चुटकी बजाते हुए गुजरने लगे और वो वक्त भी आ गया जब मेरी शादी अमजद से कर दी गई। मैं रुखसत होकर अमजद के घर आ चुकी थी। उसकी सेज में घूंघट डाले दुल्हन बनी बैठी थी, मगर मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद राज खुलने वाला था। ना जाने मेरा शौहर क्या रद्द अमल जाहिर करता। हमारे खानदान के मर्द तो वैसे ही बड़े ही गैरतमंद किस्म के थे। ये भी हमारे खानदान के जैसे ही थे कि गुस्से में आकर मुझे कत्ल कर देते तो मैं फूट फूट कर यही सोच कर रोती रही। अपने माजी पर पछता रही थी कि क्यों मैंने शादी से पहले ही किसी को अपने इतने करीब आने दिया कि आज जब मेरी जिंदगी एक नए मोड़ से शुरू हो रही है, मेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं, तो मैं बजाय खुश होने के इस तरह बैठ के अपनी ही सेज में रोए जा रही हूं। अभी मैं यही सोच रही थी कि जब दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरा तो सांस गोया सीने में थम चुका था। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू को साफ किया और अपने चेहरे पर बामुश्किल मुस्कुराहट सजाने लगी। वरना जो मेरी हालत थी, मेरा शौहर पहले ही जान लेता कि मेरे साथ कुछ गलत हो चुका है। मैं सर झुकाए बैठी थी कि जब मेरा शौहर चलता हुआ मेरे पास आकर बैठा। रस्मी अलैग सलैग के बाद उसने मेरा हाथ थामा, फिर अपने जेब से एक अंगूठी निकालकर मुझे पहनाने लगा। अगले ही पल उसने मेरा हाथ अपने लबों पर लगाया था। कहने लगा कि तुम मेरे माँ बाप की पसंद हो। मैंने आज तक अपने माँ बाप की किसी भी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया, फिर भला तुमसे शादी कैसे ना करता। लेकिन मुझे अपने जीवन साथी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना था। मैं चाहता था कि मेरा जीवन साथी वो हो जो सिर्फ मुझसे मुझ तक हो, ना ही उसके माजी में कोई हो, ना ही उसके हाल में, बल्कि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। उसने खुद को मेरे लिए बहुत संभाल कर रखा हो और मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसी लड़की साबित होगी। वो मुझसे एक आइडियल लड़की की सारी खूबियां बयान कर रहा था। बिलाशुबा मैं भी ऐसे ही हुआ करती थी, मगर मैं पाक दामन नहीं थी। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मुस्कुराकर कहने लगा कि मेरे माँ बाप ने वाकई मेरे लिए खूबसूरत लड़की का इंतखाब किया है, मगर क्या तुम अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी के बाहर से? डरते डरते मैंने कपकपाते हुए लबों से कहा कि जी मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर अगले पल बड़ी संजीदगी से अमजद कहने लगा कि बात शिकायत के मौके की नहीं है। मेरी ज़िंदगी के अपने कुछ उसूल व ज़वाबित हैं जिनको मैं खुद भी अमल करता हूँ और यही चाहता हूँ कि मेरे साथ मुंसलिक लोग भी अमल करें। अगर तुम्हारे माजी में कोई रह चुका है तो मुझे साफ साफ अभी बता दो, ताकि मुझे पता हो कि मैंने आगे क्या कदम उठाना है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अमजद मुझसे इस किस्म का भी सवाल करेगा। उसके सवाल से मैं मज़ीद परेशान हो रही थी। जैसे ही उसने मुझसे ये सवाल किया कि क्या तुम्हारे माजी में कोई रह चुका है,
तो बेसाख्ता माजी एक पल को मेरे सामने आकर खड़ा हुआ था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। मैं रोने लगी थी। मुझे रोता देखकर अमजद ने माथे पर बल डालकर मुझे देखा। कहने लगे कि इसका मतलब है तुम अपनी माजी में किसी और को पसंद करती थी। अगले ही पल मारे खौफ के मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं रोते हुए कहने लगी कि आप मुझसे किस तरह के सवालात कर रहे हैं। मैं आपकी बीवी हूं और बीवी से भला कौन इस तरह के सवालात करता है। मेरे माजी में कोई भी नहीं था। मेरी बात सुनकर अमजद ने एक गहरी सांस खारिज की थी। कहने लगा कि मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रहा, ना ही मेरे दिल में अभी तुम्हारे लिए किसी भी तरह का कोई जज्बा मौजूद है। मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हारा कोई माजी है भी तो हम दोनों उसको छोड़कर अपने आगे की जिंदगी शुरू करें। इससे जायद मेरा तुम्हें तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं था। अगले पल अमजद ने अपनी और मेरी आने वाली जिंदगी के बारे में मुझसे बातें करना शुरू कर दी, जबकि मैं तो डरते डरते उनके हर एक सवाल का जवाब दे रही थी। कुछ देर बाद वो उठे और कहने लगे कि जाओ जाकर चेंज कर लो। आज की रात हम दोनों के लिए बहुत ख़ास है। जब मैंने अमजद के मुंह से ये सुना तो सोच में पड़ चुकी थी। आखिर अब मैं क्या करूं? अमजद की बातों से मैं ये अंदाज़ा तो लगा ही चुकी थी कि वो किस किस्म का मर्द है। अगर उसे मेरी असलियत पता चल गई तो वो तो मेरी जान ही निकाल लेगा। मैंने डरते डरते अमजद से कहा कि मैं अभी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अमजद ने इतना सुना था कि फौरन उंगली उठा के ठीक है ये बोल दिया कि जब तुम चाहो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा लेंगे, मुझे कोई मसला नहीं है। इतना कहने के बाद वो बेड की दूसरी जानिब लेट चुका था, जबकि मैं तो हैरत से देखती रह गई कि मेरे इतने से कहने पर वो मेरी बात मान चुका था। सख्त जरूर था, मगर दूसरों के जज्बात की कदर भी करता था। मैं भी चेंज करके वहीं पर सो चुकी थी। सारी रात ही गुजर गई थी, मगर गलती से भी सोते हुए अमजद मेरे करीब नहीं आया था। अगले रोज हमारा वलीमा था। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर कोई मेरी तारीफ कर रहा था। आज तो अमजद ने भी मेरी खूब तारीफ की थी। कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या आज मैं तुमसे अपना हक वसूल कर सकता हूँ या मुझे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा? अमजद की बात पर तो मेरे पास कोई जवाब ही ना था। अब मैं उसे क्या बताती कि अगर उसे राज पता चल गया तो मेरी तो जान पर बनाएगी। मैं अपने माजी को कोसने लगी। उस वक्त को कोसने लगी जब मैंने अपना आप सरफराज को सौंपा था। हाँ, वही सरफराज जिसे मैं अपनी कुल कायनात मान चुकी थी। सरफराज मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। धीरे धीरे कब हमारी बातचीत दोस्ती में बदलने लगी और फिर दोस्ती से मोहब्बत तक पहुंची, मुझे पता ही ना चला था। सरफराज अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और उनका लाडला भी था। जब बात मोहब्बत तक पहुंची तो सरफराज कहने लगा कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। क्या तुम भी अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? वो दिन तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था। मैं सरफराज से कहने लगी कि हाँ, क्यों नहीं। एक लड़की के लिए इससे बढ़कर खुशनसीबी और क्या होगी कि उसकी मोहब्बत मिल जाए उसको, जो उसकी इज्जत करे, उसका इतना ख्याल रखे। सरफराज भी मुस्कुरा उठा था। कहने लगा कि मेरे माँ बाप मेरी कोई बात नहीं टालते। जैसे ही हमारी पढ़ाई ख़त्म होगी हम दोनों शादी कर लेंगे। मुझे भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। मुझे पूरा यकीन था कि जब मेरे माँ बाप सरफराज से मिलेंगे तो उसे मेरी शादी हर हाल में करवा देंगे, क्योंकि ये वाकई अच्छा लड़का था और खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था।
एक रोज़ जब मैं यूनिवर्सिटी से घर जाने लगी तो मेरी वैन नहीं आई थी। कितनी देर मैं खड़े इंतज़ार करती रही। सरफराज भी वहीं खड़ा मेरी मिन्नतें कर रहा था कि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करके खुद घर चला जाऊंगा। देखो तो मौसम भी ख़राब होने वाला है। मगर मैं इनकार कर रही थी कि नहीं, हमारी कॉलोनी में अगर तुम्हें किसी ने भी मुझे ड्रॉप करते हुए देख लिया तो बिला वजह ही तंग नज़र लोग बात का पतंगड़ बना देंगे। मगर सरफराज मुझसे कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें बाहर से ही ड्रॉप कर दूंगा। मैं सरफराज की बात पर मज़ीद इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी गाड़ी में बैठकर जाने लगी। अभी हम यूनिवर्सिटी से निकले ही थे कि रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश तो गोया रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितनी ही देर हम सड़क किनारे खड़े इंतज़ार करते रहे, मगर जब बारिश ना रुकी तो सरफराज मुझे वहीं पर पास में ही अपने एक फ्लैट में लेकर आया। उसके फ्लैट में जाते हुए मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। मेरे बाल भी बिखर कर मेरे चेहरे पर आ चुके थे। मैं उसके फ्लैट में जब तक आई, हम दोनों ही मुकम्मल बारिश में शराबूर हो चुके थे। उसकी नज़रें तो जैसे मुझसे हटाए नहीं हट रही थी। वो जानबूझकर मेरे करीब आने लगा था। मैं सरफराज से कहने लगी कि ये सब कुछ मत करो, होश में रहो वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर सरफराज कहने लगा कि तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारा होने वाला शौहर हूं, बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। ऐसे ही बातें करता बहलाता फुसलाता उसने मेरे साथ उस दिन ताल्लुक कायम कर लिया था। मैं भी आखिर को कब तक रोकती? अपने आप पर मैं भी काबू ना रख पाई थी। कुछ देर बाद बारिश भी रुक चुकी थी और सरफराज मुझे घर में ड्रॉप कर चुका था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं अपनी माँ से नज़रें मिलाने के काबिल तक ना थी। मुझे लगा था शायद सरफराज भी बाकी लड़कों की तरह है, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। कहीं ना कहीं मेरे दिल में इस तरह के वसवसे आने लगे थे। मगर अगले रोज़ जब मैं गई तो सरफराज मेरा इंतज़ार कर रहा था। कहने लगा कि मैं तो तुम्हारे ख्वाबों ख्यालों से निकल ही नहीं पा रहा, तुम तो मेरे हवासों पर छा चुकी हो। बस मैं चंद रोज़ में ही अपने माँ बाप से बात करता हूँ, फिर हम शादी करके अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। पढ़ाई का क्या है, वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। सरफराज की बातें सुनकर मैं तो जैसे उस पर अंधा यकीन कर चुकी थी कि बहुत जल्द हम दोनों एक होने वाले हैं। मगर मुझे क्या खबर थी कि अगले ही पल को मेरे साथ क्या होगा। चंद महीने तो गुजर ही गए। ऐसा नहीं था कि हम दोनों सिर्फ एक मर्तबा ही एक दूसरे के करीब आए थे, बल्कि कई मर्तबा नाजायज़ रिश्ता कायम कर चुके थे। हर बार ही मैं सरफराज को मना करती, मगर हर बार वो हमारी मोहब्बत को बीच में लाकर मुझे कहता कि तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती क्या, जो मुझसे दूर भागती रहती हो। मजबूरन मुझे उसकी बात मानना ही पड़ती और अपनी मोहब्बत का सबूत देना पड़ता। अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था जब एक रोज़ अचानक सरफराज गायब हो गया। एक हफ्ते तक वो यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। उसके नंबर पर कॉल की तो नंबर भी बंद आ रहा था। वो हर तरह से पूरी तरह गायब हो चुका था। उसके घर वालों के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। 1 महीना यूं ही गुजर चुका था। ना ही वो यूनिवर्सिटी आया था, ना ही कोई टेलीफोनिक राब्ता हो पाया था। मुझे अब यकीन हो चुका था कि सरफराज मेरा इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से जा चुका है। उसे तो बस अपनी हवस मिटानी थी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया था। मैं रो रो कर हलकान हो चुकी थी। कितने ही महीने लगे थे मुझे इस डिप्रेशन से बाहर निकलने में, बाहर की दुनिया में वापस लौटने में।
मगर अब मैं फैसला कर चुकी थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। मेरा ये राज मुझ तक ही रहेगा। अगर किसी को पता चला तो क्या बीतेगी मुझ पर, न सिर्फ मुझ पर बल्कि अम्मा अब्बा पर क्या बीतेगी। मैं अपनी मोहब्बत का एक लंबे अरसे तक इंतजार करती रही कि शायद सरफराज लौट आएगा, लौट आएगा, लौट आएगा। मगर वो तो जैसे हमेशा हमेशा के लिए ही मुझे छोड़कर जा चुका था, मुझे बेवकूफ बना चुका था, मुझे यूज कर चुका था। यहां तक कि अपनी पढ़ाई भी उसने अधूरी छोड़ दी थी। बहरहाल अब सरफराज के जाने के बाद अमजद मेरी जिंदगी में आ चुका था, लेकिन आखिर कब तक मैं अमजद को खुद से दूर रख पाती। अगर उस पर हकीकत खुल जाती तो मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मैंने अमजद को अपने करीब आने नहीं दिया था। वो जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देती और वो खामोश हो जाते। इसके अलावा मैंने अपने घर में अपनी सास और ससुर की खिदमत करके उनके दिल में अपने लिए एक खास मकाम पैदा कर लिया था, ताकि कल को अगर कोई बात हो भी तो सास ससुर मेरे साथ खड़े मिले। रात को सोती तो ख्वाब में यूं लगता जैसे मेरा शौहर मुझे धक्के मारकर घर से निकाल रहा हो, या फिर राज खुलकर शौहर के सामने आ चुका हो। सारी रात बेचैनी से सो नहीं पाती थी। पहले तो खानदान में दावतों का सिलसिला चलता रहा, मगर फिर एक रोज अमजद कहने लगा कि मेरे दोस्तों ने मेरी शादी की दावत रखी है। मेरे 5 दोस्त हैं और सभी अपनी बीवियों के साथ इस पार्टी में शरीक हो रहे हैं। तुम भी मेरे साथ चलो, अच्छे से तैयार होना ताकि पार्टी में मेरी और तुम्हारी तारीफ हो। ये पार्टी मेरी और तुम्हारे लिए है। अमजद की बात सुनकर मैंने हामी भर ली थी। वो मेरे लिए एक शानदार सी खूबसूरत सी मैक्सी लेकर आए थे, जिसे पहनकर मैं पार्लर से तैयार होकर आई थी। आज तो मेरी सास और ससुर भी मेरी खूब तारीफ कर रहे थे कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। कुछ ही देर बाद डिनर के लिए अमजद के साथ उनके दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकल आई थी। जैसे ही हम अमजद के दोस्त के यहाँ पहुंचे तो वहां पर अमजद के सभी दोस्त और उनकी बीवियां मौजूद थीं। मर्द सब ही एक जानिब को बैठकर बातों में मसरूफ हो गए और मैं अमजद के दोस्त की बीवियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। कुछ ही देर में हम सब आपस में काफी घुल मिल गए थे। मैं बड़ी पुरसुकून सी बैठी उन सब से बातें कर रही थी कि अचानक देखते ही देखते वहां पर मेरा शौहर अपने दोस्तों के साथ आया। उन्हीं के बीच जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर तो मुझे लगा कि जैसे पूरा आसमान टूटकर मेरे सर पर गिर चुका है। मेरा शौहर अपने बगल में खड़े लड़के का तारुफ करवाते हुए कहने लगा कि ये मेरा दोस्त सरफराज है। हम 6 दोस्त थे, 5 की तो शादी हो चुकी है, मगर यह है कि शादी करने को तैयार ही नहीं। सब दुआ करें कि जल्द अज जल्द अगले साल तक इसकी भी शादी हो जाए और फिर एक मर्तबा हम फिर सभी दोस्त दावत के मौके पर एक साथ इकट्ठे हों। बाकी सब तो मुस्कुरा रहे थे, मगर मेरी नजरें सरफराज के चेहरे पर ही अटक चुकी थी। वही हाल कुछ सरफराज का भी था। वो मुझे ही देख रहा था। अगले पल मैं अपनी नजरें बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा वजूद बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा हो चुका हो। मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मैंने थोड़ा बहुत ही खाना खाया और अमजद से कहने लगी कि मुझे घर लेकर जाएं। मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है। मजबूरन उसे मुझे घर लेकर आना पड़ा, यहाँ तक कि मुझे डॉक्टर के पास भी ले गया। सचमुच में मुझे बुखार हो चुका था और शदीद सर्दी लग रही थी। सरफराज अमजद का दोस्त था। अब तो मेरा राज खोलने से कोई नहीं रोक सकता था। हैरत तो तब हुई जब अगले रोज सरफराज
अमजद के साथ घर में आ चुका था। अमजद कहने लगा कि सरफराज मेरे बचपन का दोस्त है, अपने माँ बाप की पहली औलाद है, इसलिए बाप के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ चुकी है। पिछले 1-1.5 साल से ये दूसरे मुल्क में मुकीम है। चंद हफ्ते पहले ही पाकिस्तान वापस लौटा है। मेरे सास ससुर तो सरफराज से बात करने के बाद वहाँ से जा चुके थे। जब मैं चाय सर्व कर रही थी तो अचानक अमजद की कॉल आई, तो वो वहाँ से उठकर चले गए। जैसे ही अमजद वहाँ से गए, सरफराज उठा और मुझे गर्दन से पकड़कर पीछे दीवार से लगा चुका था। कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? कितनी तेज और शातिर किस्म की औरत हो तुम। कुछ अरसे के लिए मैं मंजर आम से गायब हुआ और तुमने शादी कर ली। कि जरा शर्म नहीं है? 2 मर्दों के साथ रिश्ता कायम करते हुए तुम्हें थोड़ी भी झिझक महसूस नहीं हुई? इस कदर बुरी बात उसके मुंह से सुनना थी कि मैं कहने लगी, अपनी हद में रहो तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले? एक लड़की की इज्जत रौंद कर तुम उसे छोड़कर वहां से चले गए और अब मुझ पर ही भड़क रहे हो। मेरी बात सुनकर सरफराज कहने लगा कि ऐसा नहीं था, मेरे वालिद को हार्ट अटैक आया था, वो दूसरे मुल्क में मुकीम थे, मुझे हर हाल में उनके पास जाना था, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई तक छोड़कर तुम्हें छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया। मगर जब तक वापस आया तो तुम शादी कर चुकी थी। सरफराज मुझे अपनी मजबूरी के बारे में बता रहा था, मगर इन सब के बीच में तो सब कुछ बदल कर रह गया था। मैं रोते हुए कहने लगी कि तुम्हारी वजह से मैं अपने शौहर से नजर मिलाने के काबिल नहीं हूं। जिस रोज मेरी असलियत खुलकर उसके सामने आई, मुझे इबरत का निशान बना देगा। खुदा का वास्ता है दोबारा इस घर में मत लौटना, वरना मेरी जिंदगी मजीद अजाब बनकर रह जाएगी। मुझे लगा था मेरी इस धमकी से सरफराज उधर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। उसने तो उल्टा कॉल करके मुझे तंग करना शुरू कर दिया था। बार बार मुझसे मिलने की बात करता, धमकियां देता कि मुझसे मिलो वरना मैं तुम्हारी असलियत तुम्हारे शौहर को बता दूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे लिए इंतज़ार नहीं कर सकती थी। हालांकि कस्में उठाती थी कि जन्म जन्म तक मेरे इंतज़ार में बैठी रहोगी। एक जानिब को शौहर मुझे अब शाकी नज़र से देखने लगा था कि मैं उसके साथ उस रिश्ते को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही। जाहिर सी बात थी, वो भी आखिर कब तक मेरा लिहाज करता, जबकि वहीं दूसरी जानिब सरफराज मुझे परेशान कर रहा था, धमकियां दे रहा था। 1-2 मर्तबा मैं उससे मिलने भी चली गई, मगर अब तो रोज़ रोज़ का तमाशा हो चुका था। उसका कहना था कि मैं अमजद से तलाक लेकर उससे शादी कर लूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। इसमें खुलम खुला रुसवाई थी। अब मेरा सब कुछ अमजद था, जिसे मेरे माँ बाप ने खुद पसंद किया था। रोज़ रोज़ की धमकियों से तंग आकर एक रोज़ मैंने सब कुछ अमजद को बता दिया। चाहे फिर वो मुझे मारता, मेरा कत्ल करता, जो भी करता, मगर कम से कम मैं इस डिप्रेशन से एक ही मर्तबा तो निकलती। मैंने रोते हुए सारी सच्चाई अमजद को बता दी, जिसे सुनकर अमजद एक पल को खामोश हुआ था। मैंने उसे बता दिया था कि हम दोनों शादी करने वाले थे, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। अमजद ने मेरी बात सुनी तो उसने एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने माँ बाप की तरबियत का, उनके एतमाद का तुमने ये सिला दिया है। अरे मैं तो अब आया हूं तुम्हारी जिंदगी में, मगर तुम कैसी औलाद थी? अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंकती रही। अगर उसे शादी करनी थी तो डायरेक्ट रिश्ता लेकर तुम्हारे पास आता। तुम जैसी भोली लड़कियां होती हैं जो अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। जब सुहाग रात को मैंने तुमसे ये सवाल किया था तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया था? तुम उसी वक्त मुझे बता सकती थी। मैं रोते हुए अमजद के पैरों में गिर चुकी थी।
कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं डर चुकी थी। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी तो तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे, कहीं गुस्से में मुझे तलाक ही ना दे दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अब सरफराज का तुम्हारा दोस्त होना और अब उसको मुझे धमकियां देना मुझे परेशान कर चुका है। मैं मज़ीद ये ज़हनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम पर बैठी रहूँगी। बस मुझे तलाक मत देना। मेरी बातें सुनकर वो मुझे कंधों से पकड़कर उठा चुका था। कहने लगा कि गलत मत बोलो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारा माजी था। जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने ना सिर्फ मेरे माँ बाप का ख्याल रखा है, बल्कि मेरे साथ भी पूरी तरह मुखलिस रही हो। रही बात सरफराज की, तो उसने जो किया गलत किया। मैं उसे ऐसा करने पर मलामत करता हूँ। अमजद कुछ रोज़ तक मुझसे खफा खफा रहे थे। मैं भी अपने ही अंदर शर्मिंदा थे, लेकिन दोबारा सरफराज का नाम ना उस घर में लिया गया और ना ही अमजद की दोस्ती सरफराज के साथ रही। बेशक अमजद एक बड़े दिल का मालिक था। उसने मेरे माजी के बावजूद मुझे कबूल किया। वो उन मर्दों में से नहीं था जो गुस्से में औरत का माजी उसके सामने लाकर उसे ताने देते रहे, बल्कि वाकई बहुत खुशनसीब होती हैं वो लड़कियां जिनको हम जैसे शौहर मिलते हैं, और मैं उन खुशनसीब लड़कियों में से एक हूँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।